बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम बात करेंगे फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पे। फेडरलिज्म क्या है और फेडरल सिस्टम के क्या फीचर्स हैं, और इसके ऊपर आज का ये लेक्चर होगा। इससे पहले लेक्चर्स में मैंने आप तक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिस्कस किया। इसके अलावा मैंने जो यानी मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, जैसे कि डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेटिक है। आने वाले लेक्चर में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इन तमाम टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा। और इसके अलावा भी जो सीएसएस के सिलेबस के मुताबिक जो पॉलिटिकल साइंस के जितने भी टॉपिक्स हैं, उन तमाम पे आप वीडियोस फाइंड आउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर ऑफ टुडे। ये आउटलाइन है हमेशा की तरह आपके सामने। डेफिनेशन आप तक पहुंचेगी, फिर इसके की टेकअवेज मैं आपको बताऊंगा, कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी आपसे शेयर करूंगा, चैलेंजेस बताऊंगा जी कैसे फेडरल गवर्नमेंट को क्या चैलेंजेस होते हैं, फीचर्स पे बात होगी मज़ीद, और उसके बाद करंट स्टेटस बताऊंगा कि किन किन कंट्रीज़ में इस वक्त फेडरल सिस्टम है, और फिर इसको हम कंक्लूड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, फेडरलिज्म federalism is a mode of government that combines the general government, the central or federal government, with the regional governments, provisional state, cantonal, territorial, or other sub-unit governments in a single political system, dividing the power between two। यानी यहाँ पे आपने दो बातें समझनी है। एक, फेडरल गवर्नमेंट का फीचर क्या है कि ये जो एक प्रोविजनल गवर्नमेंट है, जो किसी सब स्टेट की गवर्नमेंट है, जैसे सूबे की गवर्नमेंट है, उसको, और एक मरकजी हुकूमत है, उसका एक कम्बिनेशन क्या कहलाता है? फेडरलिज्म कहलाता है। यानी अगर मैं मज़ीद इसको सादा अल्फाज में बयान करूँ तो जो सूबे हैं, सूबे और वफाक यानी सेंटर मिल के जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाते हैं, और एक सिंगल पॉलिटिकल यूनिट फॉर्म बन जाता है, जब इन दोनों का आपस में मिलाप होता है तो वो क्या कहलाता है? फेडरलिज्म कहलाता है। Johannes Althusis is considered as the father of modern federalism along with Montesquieu। तो ये चीज़ मैंने आपको बड़े ब्रीफली बताई थी, मोंटेस्क्यू के पॉलिटिकल थॉट, उसने भी फेडरलिज्म के बारे में बात की थी। Althussis notably exposes the basis of his political philosophy in Politica Methodica Method Digesta। ठीक है जी, ये इसकी जो है वो राइट अप है, जिसमें इसने अपनी फिलॉसफी के अंदर फेडरलिज्म के बारे में बात की है। इसके अलावा मोटेस्क्यू की द स्पिरिट ऑफ लॉ, उसमें भी इसने जो है वो फेडरलिज्म के बारे में और इस तरह की फेडरल सिस्टम के बारे में बात की है। Federalism is a modern era. In the modern era was adopted in the unions of the state during the old Swiss confederacy। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे एक पिक्चर आपके सामने है। नेशनल गवर्नमेंट होती है, स्टेट की होती है, और जो यानी सब स्टेट्स जैसे सूबे होते हैं, उनकी गवर्नमेंट होती है, और मिलके क्या करते हैं? एक फेडरेशन फॉर्म करते हैं, और इसमें पावर्स डिवाइड होती हैं, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड होती हैं, और ये एक कम्बिनेशन होता है, और सेम यूनिट मिलके क्या कहलाता है? वफाक कहलाता है और फेडरलिज्म कहलाता है। अच्छा जी, इसके कुछ मेजर पॉइंट्स देख लेते हैं। Federalism is a political process where power is shared between different levels of government. Federal states often have at least three levels of government: the national federal government, provisional sub-state governments, and lastly municipal governments। तो ये हायरार्की होती है, और यानी पाकिस्तान के सिस्टम में भी देखें तो वहाँ पे सूबे हैं, यानी सबसे पहले मरकज़ है, वफाक है, उसके बाद सूबे हैं, और सूबों के बाद आगे यानी फर्दर म्यूनसिपल गवर्नमेंट्स हैं या लोकल गवर्नमेंट्स हैं। तो ये पूरा कम्बिनेशन क्या कहलाता है? फेडरल सिस्टम कहलाता है। इसमें फर्दर दो टाइप्स होती हैं। असिमेट्रिक फेडरलिज्म रेफर्स टू सब स्टेट्स हैविंग डिफरेंट डिग्रीज ऑफ ऑटोनॉमी। सिमेट्रिक फेडरलिज्म रेफर्स टू ईच सब स्टेट हैव इक्वल पावर्स। तो यानी किसी स्टेट के अंदर अगर यानी किसी कंट्री के अंदर यानी डिफरेंट स्टेट्स को सेम पावर हों, सेम इख्तियारात हों, सेम उनके राइट्स हों, तो वो क्या कहलाएगी? सिमेट्रिक कहलाएगी। लेकिन अगर किसी कंट्री के अंदर किसी प्रोविंस को या किसी सब स्टेट को स्पेशल अटॉनमीज भी हों, तो वो क्या कहलाएगी? एसिमेट्रिक फेडरलिज्म कहलाएगी। ठीक है जी। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी। मेयर्स, गवर्नर्स, प्रेसिडेंट में हैव शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बट द स्कोप ऑफ देयर वर्क डिफर्स। और इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं जी।
A key characteristic of all federal states is the division of power across different level of governments. तो यानी इसमें सबसे मेजर इसका फीचर क्या है कि पावर्स जो है वो डिवाइड होती हैं, ठीक है। तो एक वफाक के पास, सेंटर के पास एक अलग पावर्स हैं, उसके बाद प्रोविंस के पास अलग पावर्स हैं, फिर उसके बाद जो लोकल और म्यूनसिपल जो एक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास अलग पावर्स होती हैं। तो ये जब पावर डिवाइड होती है तो जो एफिशिएंसी है वो मज़ीद बेहतर हो सकती है और अकाउंटेबिलिटी भी ऑब्वियसली उसमें बेहतर हो सकती है। ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज़ सर्टेन पावर्स, तो उसमें यानी आपस में भी उनकी जो है पावर्स बड़ी डिफाइंड होती हैं कि जी वफाक के करने के क्या काम है और सूबों के करने के क्या काम है। पावर्स जो है वो डिफाइंड होती हैं, रिजर्व्ड होती हैं। मेयर्स, गवर्नर्स एंड प्रेसिडेंट्स हैव कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज सच एज सॉल्विंग क्राइसिस, हैविंग द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर constituents इन माइंड एंड केयरिंग अबाउट टैक्स पॉलिसी। तो यानी जो मेयर होते हैं, गवर्नर होते हैं या प्रेसिडेंट होते हैं ना, उनके पास यानी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे टैक्स कलेक्शन आमतौर पे होता है कि एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे देखा जाता है समटाइम्स। कहीं पे सूबों को भी इख्तियार होता है कि वो टैक्स कलेक्शन जो है वो अपने उस पर करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं। लेकिन कई कंट्रीज़ के अंदर फेडरल सिस्टम के अंडर जो सेंटर है उसको ये जो है अथॉरिटी होती है, उसके पास ये पावर होती है। फॉर इंस्टेंस, अ प्रेसिडेंट इज कंसर्न विद द इंटायर नेशन, अ गवर्नर इज कंसर्न विद एन इंटायर स्टेट एंड अ मेयर इज कंसर्न विद जस्ट देयर टाउन। तो ये नहीं, जो प्रेसिडेंट है ओवरऑल उसके वो बीइंग हेड ऑफ द स्टेट उसके पास अलग जो है एक कंसर्न है पूरी नेशन का। गवर्नर मजीद जो है वो क्या होगा, कंसर्न होगा किसके बारे में, अपने सूबे के बारे में, अपने प्रोविंस के बारे में या अपनी स्टेट के बारे में। और मेयर किसके बारे में कंसर्न होगा, टाउन के बारे में। अच्छा, अब यहाँ पे हायरार्की अगेन आप देख लें, टाउन मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, प्रोविंस बनाएंगे, और प्रोविंस या स्टेट मिलेंगी तो क्या बनाएंगी, एक कंट्री बनाएंगे। और फिर ये एक फेडरल सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाएगा। अब चैलेंजेस देख लेते हैं जी, फेडरल सिस्टम के अंदर क्या होते हैं। सबसे पहले चैलेंज ये है कि जी इसमें अगर जो सेंटर है और प्रोविंस है उनमें जो पावर की है स्ट्रगल वो अगर या वो स्टार्ट हो जाए तो फिर जो है वहाँ पे मसाइल आ जाते हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। फिर दूसरा अक्सर चैलेंज पाकिस्तान में भी देखने में मिलता है जी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स पे बात की जाती है जी, फलाने सूबे को ज़्यादा जो है रिसोर्सेज मिल गए और फलाने को कम मिले हैं। और ये बातें भी होती हैं, लैक ऑफ कोऑपरेशन हो जाती है जब हर यानी प्रोविंस या स्टेट के पास अपने अपने इख्तियारात हैं और अपनी अपनी उसका सारा सिस्टम है, तो फिर उसमें कोऑपरेशन जो है समटाइम्स लैक कर जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन किस तरह से होती है कि जब आपकी पावर्स डिवाइड हैं, जबकि आपकी अथॉरिटीज़ डिवाइडेड हैं, जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइडेड है, तो फिर उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी आपको जो है वो हर कोई अपने अपनी मन मर्जी की चीज़ें लेके चलता है। और पॉलिटिकल पोलराइजेशन से मुराद ये है कि किसी एक प्रोविंस के अंदर हो सकता है कोई लोगों का रुझान पॉलिटिकली कुछ और हो, दूसरे में कुछ और हो। उससे क्या होगा कि हर प्रोविंस की या हर स्टेट के अंदर डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकिंग होगी, तो ओवरऑल पूरी स्टेट के अंदर फिर एक पॉलिटिकल डिफरेंस आ जाएगा और पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है वो प्रिवेल करेगी। अब हम फीचर्स देख लेते हैं, वेरी सिंपल। और एक आमतौर पे जो भी फेडरल सिस्टम होता है जैसे पाकिस्तान का है या इंडिया का है, तो वहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। उस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के नतीजे में ही सारी जो पावर्स हैं, सारी जो अथॉरिटीज़ हैं, या सारी जो राइट्स हैं, या सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो डिवाइडेड होती हैं किसके दरमियान, सेंटर के दरमियान, स्टेट के दरमियान और लोकल गवर्नमेंट के दरमियान। और दूसरा फीचर इसका क्या है, डोल गवर्नमेंट पॉलिटी होती है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है आमतौर पे। और आमतौर पे यानी जितने भी जो फेडरल सिस्टम होते हैं वहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है, यानी सेनेट होता है और नेशनल असेंबली होती है, अपर हाउस होता है, लोअर हाउस होता है। उससे क्या होता है कि तमाम स्टेट से, प्रोविंस से लोग आके प्रेजेंट कर रहे होते हैं और उनकी वहाँ पे शेयरिंग होती है, जिससे एक फेडरल सिस्टम जो है वो डेवलप किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। और इस तरह से कंट्री का जो एक लेजिस्लेचर है वो काम करता है। डिवीजन ऑफ पावर होती है, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। सुप्रीमेसी ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन भी होती है। अच्छा जी, कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। ब्लू शेडिड आप देख सकते हैं कि तमाम वो कंट्रीज हैं जहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जिसमें अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, और इसके अलावा ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम है, बोस्निया है। और मेजर कंट्रीज़ में अगर देखें तो ब्राज़ील आपको नज़र आ रहा है।
और कनाडा आपको नज़र आ रहा है, जर्मनी नज़र आ रहा है, इंडिया नज़र आ रहा है, इराक, स्विट्ज़रलैंड, यूरोपीय यूनियन, पाकिस्तान, रशिया। अच्छा, रशिया में शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी होंगे, डिक्टेटरशिप भी है और फेडरलिज्म भी है। तो इसमें यानी आप एक तरफ देखें ना कि अथॉरिटी किसके पास है, जो यानी वहाँ का प्यूटन है उनके पास है, और वो एक अल्टीमेट आलमोस्ट उनके पास अथॉरिटी है। आप उसको डिक्टेटरशिप से भी रिजेंबल कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि जो वहाँ का सब स्टेट सिस्टम है उसको अगर एनालाइज किया जाए तो वो एक फेडरल फॉर्म का है। तो फिर हम तो कह सकते हैं कि ये एक फेडरल सिस्टम है। इंडिया का ऑब्वियसली फेडरल सिस्टम है, पाकिस्तान का फेडरल सिस्टम है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपके सामने। अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की मिसाल भी आपके सामने है कि एक तरफ यहाँ पे मोनार्की है, लेकिन दूसरी तरफ जो इनके सब जो जैसे अबू धाबी है, शारजा है, तो ये सब मिलके एक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बनाते हैं और इनका एक सेंटर है और वहाँ से ये चीज़ें हैंडल करते हैं। तो ओवरऑल सिस्टम रन करने का जो इनका है वो भी फेडरलिज्म के ज़ुमरे में भी आ जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स। अपना बहुत सा ख्याल रखें, कोई भी आपकी क्यूरी आप पूछ सकते हैं। सिंपल सी चीज़ें हैं और आई बिलीव कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।